अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS कहते हैं इसको कॉमन ज़ुबान में। बहुत अरसे से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लाइक 1 साल से, लेकिन हमेशा मेरा जो टॉपिक है आगे पीछे हो जाता है। इस दफ़ा भी टॉपिक बहुत ज़्यादा डिले हो गया। सो IBS के बारे में हम तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। होता क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है और इसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ IBS। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलता है या फिर एब्डोमिनल पेन मिलती है, जो कि एसोसिएटेड होती है हमारी बाउल हैबिट के साथ। एब्डोमिनल पेन यानी आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर आपको दर्द महसूस हो सकता है। अब ये एसोसिएट कैसे करता है? डायरिया के साथ कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ भी कर सकता है। जब हम इसकी टाइप्स में जाएंगे तो हम ये तमाम चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अब कौन सा रीजन ज़्यादा अफेक्ट होता है? अब आप डायग्राम में देख सकते हैं जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन है ये ज़्यादा अफेक्ट होता है IBS में। लाइक IBS का आपके स्टमक के साथ कोई इस तरह ताल्लुक़ नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मेजर जो रीजन इन्वॉल्व होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर ही एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, और उस लिहाज से ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। सो अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या फिर मिक्स्ड भी होता है। एक टाइप ऐसी होती है IBS की जो हम डिस्कस भी करेंगे, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ म्यूकस आ सकती है बाउल मूवमेंट्स के दौरान, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं या पाखाना है आपने कम्प्लीटली तरह से नहीं किया। इसके साथ साथ लूज़ या फिर फ्रीक्वेंट स्टूल पासिंग हो सकती है, आपको पाखाना ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर जो उसमें डायरिया का एलिमेंट शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है। अब ये जो एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। अब ये सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वेग होते हैं। प्रॉब्लम यही होती है, अब सबसे ज़्यादा जो IBS के साथ प्रॉब्लम है वो यही है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा वेग होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका जो डायग्नोसिस है वो डिफ़िकल्ट भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, बिकॉज किसी भी टेस्ट के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं होती, कोई डायग्नोस्टिक एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, और जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल नेचर का होता है, और जो आप सिम्टम्स अपने फिजिशियन या क्लिनिशियन को बताते हैं उसी लिहाज से वो आपको IBS डायग्नोस करता है। और IBS के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सी बीमारियों से मिलते भी हैं। फॉर एग्जांपल सीलियाक डिजीज़, इसी तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBD जिसे कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की तमाम जो बीमारियाँ हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा इसके जो सिम्टम्स हैं वो मिलते हैं। सो बेसिक जो इसका डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल नेचर का होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो ये मिसडायग्नोज भी हो जाता है। सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या हैं IBS की। पाखाने की बुनियाद के ऊपर, स्टूल फ्रीक्वेंसी की बुनियाद के ऊपर हम इसको 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, IBS C, D, M and U। IBS C जो है IBS विद कॉन्स्टिपेशन, यानी IBS के साथ साथ आपको कब्ज़ की शिकायत रहेगी। इसको कैसे हम कहते हैं? IBC आपको है, आपके पास 3 बाउल मूवमेंट्स हों हफ्ते के अंदर, यानी 3 दफ़ा पाखाना पास करें। इसके साथ साथ सख्त पाखाना हो, लंपी स्टूल्स हों, आपको पाखाना पास करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं IBS C। इसके साथ साथ दूसरी जो टाइप होती है वो होती है IBS D। अगर आपको हर दिन 3 बाउल मूवमेंट्स हों, पहले हम C में डिस्कस कर रहे थे पर वीक, अब D में हम डिस्कस कर रहे हैं 3 दफ़ा आप अगर पाखाना पास करें हर दिन, तो आपको क्या होगा? IBS D होगा। इसके साथ साथ आपको फीकल अर्जेंसी हो, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी महसूस हो, आपसे कंट्रोल ना हो, आपको बहुत जल्दी वॉशरूम जाना पड़े। इसके साथ साथ लूज़ वाटरी, अगर आपका जो पाखाना है वो बिल्कुल पानी की तरह आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? IBS D। 3 बाउल मूवमेंट्स पर डे, फीकल अर्जेंसी एंड लूज वाटरी स्टूल्स, ये क्राइटेरिया है IBS D का। इसके साथ साथ IBS M होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसमें क्या होता है कि अब मिक्स्ड स्टूल आता है, कभी आपको सख्त पाखाना आ सकता है, इसके साथ साथ कभी कभी आपको लूज वाटरी स्टूल जिस तरह मोशन के अंदर आते हैं, और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है कभी घंटों में जा सकता है, कभी दिनों में जा सकता है। तो अब ये जो है एक मिक्स्ड कैटेगरी है जो कि IBC और IBS D के अंदर होता है, तो इसको हम कहते हैं IBS M। अब एक और टाइप भी होती है, उसे हम कहते हैं IBS U। जब
आपके जो IBS के सिम्टम्स होते हैं कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे और आपको समझ नहीं आ रही कि सिम्टम्स कौन से हैं, फिर आपका जो क्लिनिशियन है इसको IBS यू डिक्लेयर कर सकता है। इसके अंदर आपके पास एबनॉर्मेलिटी आती है स्टूल पैटर्न्स में, और ना ही IBS-C होता है, ना D होता है, ना M होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब ऑनेस्टली IBS की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो फुली अंडरस्टूड नहीं है। न्यूट्रिशन की बुक्स भी यही कहती हैं, मेडिसिन की बुक्स भी यही कहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एटियोलॉजी में डिजीज़ कॉजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर नर्वस सिस्टम की ऑल्ट्रेशन हो सकती हैं, आपका नर्वस सिस्टम उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या फिर आपकी जो मोटिलिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो डिस्टर्ब हो गई है, या आपके जो विसराज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो हाइपर सेंसिटाइज हो गए हैं, या आपके अंदर जो गट फ्लोरा है आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो कि नॉर्मल डाइजेशन के अंदर प्ले अपना रोल कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आ गई है, या इसके साथ साथ आपकी जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है IBS के अंदर। इसके साथ साथ साइको सोशल स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि IBS कॉज कर सकता है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको IBS की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे ताकि आसानी रहे हमें ये जानने में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें IBS की तरफ लेके जा रही है। सबसे पहले जो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादातर IBS के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है, और अगर कोई IBS का पेशेंट आए तो उससे यही पूछा जाता है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार तो नहीं हैं। अब ये बात अनक्लियर है कि स्ट्रेस IBS कॉज करता है, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस अगर आपको हो तो IBS के अगर सिम्टम्स मौजूद हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि स्ट्रेस इज़ द कॉज, लेकिन स्ट्रेस का रिलेशनशिप डेफिनेटली है IBS के साथ। एक और चीज़ जहाँ पर बताना ज़रूरी मैं समझूंगा वो ये है कि एक्यूट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जब भी होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी, तब भी आपकी जो विसरल परसेप्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी आपने देखा हो आप किसी स्ट्रेस के अंदर हों या किसी ऐसी कंडीशन के अंदर हों तो आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, रिटेंशन करते हैं, कुछ लोगों को डायरिया की शिकायत हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना भी है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस का IBS में वो यही है कि स्ट्रेस जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसको थोड़ा सा वर्सन कर सकता है। सेकंड फैक्टर जो हमारा है वो है एबनॉर्मल GIT मोटिलिटी। इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम का जो एलिमेंट है वो भी कवर होगा। अब ब्रेन और गट का कम्युनिकेशन सर्किट होता है, गट और ब्रेन की कम्युनिकेशन है वो किस तरह होती है। रिसेप्टर्स लगे होते हैं गट के अंदर, नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के थ्रू। एक सर्किट हम कह सकते हैं। अगर इस सर्किट के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर रिसेप्टर्स के अंदर मसला आ गया है, या नर्व्स के अंदर मसला आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मसला आ गया है, या फिर ब्रेन के अंदर वो एरियाज जो कि पेन को रेगुलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम एक कहते हैं कि ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपर एल्जेसिया, यानी इंक्रीज सेंसेशन टू पेन इन द गट, यानी आपको ज़्यादा पेन फील होती है। इसको हम विसरल हाइपर सेंसिटिविटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आपके विसराज भी हाइपर सेंसिटाइज हो सकते हैं और आपकी जो मोटिलिटी है वो भी थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है। कहीं पर भी ब्रेन और गट के सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेन के अंदर आ जाए या फिर रिसेप्टर्स के अंदर आ जाए, तो आपकी जो मोटिलिटी है एबनॉर्मल हो जाती है GIT की। अब मोटिलिटी क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्शंस का आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके थ्रू फूड पैसेज हो रहा होता है आपकी ओरल कैविटी से लेके आपके एनल केनाल तक, ये तमाम एक कॉन्ट्रैक्शन का सिलसिला जाता है, पेरिस्टालसिस हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक आपकी मोटिलिटी चल रही है। अगर मोटिलिटी ज़्यादा हो जाए तो इवैक्यूएशन जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल डायरिया के अंदर मोटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह मोटिलिटी डिक्रीज़ कब करती है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर मोटिलिटी डिक्रीज़ करेगी, फूड पैसेज नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इसको बेसिकली मोटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है। इस चैनल के अंदर कहीं प्रॉब्लम आता है तो आपकी जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेरोटोनिन भी आपकी जो GIT मोटिलिटी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डिसरेगुलेशन हो जाए सेरोटोनिन कॉन्सेंट्रेशन की, तब भी IBS हो जाता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल
कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और जो आपकी जीआईटी मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। मोटिलिटी कम होगी, जैसे हमने पहले बात किया, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आपकी मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज़ हो जाएगा और डायरिया यानी मोशन आपको लग जाएंगे। सो सेरोटोनिन कॉन्सेंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीआईटी मोटिलिटी। सो हमने पहले क्या जिक्र किया, रिसेप्टर्स या सेंसरी नर्व्स के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस वजह से भी जीआईटी मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है। इसके साथ साथ सेरोटोनिन कॉन्सेंट्रेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए तब भी आपको जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये तमाम फैक्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जब हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ गट फ्लोरा। जैसा कि आपको पता है आपके गट के अंदर बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं, जो कि नॉर्मल डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर वो गट फ्लोरा ज़्यादा हो जाए या एबनॉर्मल हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपकी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है आपके जो गट के अंदर हो रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है और गैस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको सिम्टम्स और ब्लोटिंग के जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट आर इन्फेक्शन एंड फूड एलर्जीज। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बीमारी हो गई, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया तो, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद आपको आईबीएस की शिकायत हो गई है। इसी तरह फूड एलर्जीज भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेकर इंटॉलरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोस हो गया, वीट हो गया, फ्रुक्टोस हो गया, फ्रुक्टान्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, पोलियोल्स हो गए, कुछ लोगों को इनसे प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूटेन होता है, उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो ये कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपको आईबीएस के सिम्टम्स हो जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डाइटरी मैनेजमेंट में, इसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रोल प्ले कर सकते हैं आईबीएस में। फॉर एग्जांपल अगर म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो गई है, गट के जो म्यूकोजा है, लाइनिंग है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, उनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। इसके साथ साथ हिस्टामिन भी रिलीज़ हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। अब ये क्या करते हैं कि जो आपकी एंटारिक सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, जो कि आपकी जीआईटी की नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, जैसे कि हमने पहले बात किया था, सेंसरी नर्व्स होती हैं, उसको सेंसिटाइज कर देते हैं और वहाँ से सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से ब्रेन की तरफ जाते हैं। पेन मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है और पेन मॉड्यूलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होने की वजह से आपको जो पेन है वो ज़्यादा महसूस हो रही होती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन का, जो कि आपको आईबीएस के सिम्टम्स कॉज करवा रहा होता है। सो हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। जो इसका डायग्नोसिस है ये क्लिनिकल नेचर का है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। अब एज का फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज 40 ईयर्स से कम है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इसे आईबीएस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा एज है तब हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। यूजुअली जो टेस्ट करवाए जाते हैं, सीबीसी करवाई जाती है, ब्लड काउंट करवाया जाता है, फीकल कैलप्रोटेक्टिन करवाया जाता है, सिग्मोइडोस्कोपी करवाई जाती है और यूजुअली ये नॉर्मल आती हैं आईबीएस के अंदर। हाँ, अगर कोई ओल्डर पेशेंट्स है तो उसके अंदर कोलोनोस्कोपी करवाई जा सकती है, क्योंकि उन ओल्डर पेशेंट्स के अंदर जो कोलोरेक्टल कैंसर का चांस होता है वो होता है कि वो हो सकता है कि इस एज के अंदर हो जाए। सो उसको एक्सक्लूड कराने के लिए कोलोनोस्कोपी करवाई जा सकती है, लेकिन 40 ईयर से कम ही करवाई जाती है। सो ये थोड़े से डायग्नोसिस हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि सिम्टम्स जो हैं आईबीएस के, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि इसके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं दूसरी बीमारियों के साथ। फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसे आईबीडी भी कहा जाता है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, और इसके साथ साथ जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होती है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैच करते हैं। इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कि डायग्नोसिस के अंदर हेल्प कर सकते हैं। रोम क्राइटेरियाज इनको कहते हैं। अब आई डोंट नो ये रोम वो दूसरे वाला रोम है जो कि हम सुनते हैं रोमन एम्पायर वाला, या फिर ये कोई और रोम है। आई डोंट नो इसका हिस्ट्री क्या है, बट इसको रोम क्राइटेरिया कहते हैं। अभी तक 4 क्राइटेरियाज आ चुके हैं। अब इनकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी क्रूड सी ही है। कुछ क्राइटेरियाज जो इनिशियली थे उनको नहीं माना जाता था, लेकिन रोम 3 और 4 क्राइटेरियाज हैं, ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट्स हैं और न्यूट्रिशन की फील्ड में इनका फिर भी रोल हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो रोम 4 क्राइटेरिया चल रहा है, यहाँ पर इसका कंपैरिजन भी दिया गया है। अभी हम रोम 3 और रोम 4 क्राइटेरियाज को देखते हैं। तो रोम 3 क्राइटेरिया में ये कहता है कि आपको एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 3 days पर मंथ इन द लास्ट 3 months, यानी कि पिछले 3 महीने में हर मंथ में 3 दिन आप ऐसे आपके गुजरने चाहिए जिसके अंदर आपको एब्डोमिनल पेन हो। और इसके साथ साथ 2 और चीज़ें
जो कि मेंशन है, इसके साथ साथ आपको जो पेन है वो इम्प्रूव कर जाए विद डेफिकेशन, यानी स्टूल पास करें, पखाना करें तो इम्प्रूव कर जाए। और जो इसका ऑनसेट है, इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है स्टूल की ये भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो अपीयरेंस है स्टूल की वो भी चेंज होनी चाहिए कि जब आपको सिम्टम्स ये आ रहे हैं तो आपकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाए। फ्रीक्वेंसी या लाइक नॉर्मली आपको अगर स्टूल एक दफ़ा आ रहा है दिन के अंदर, तो जब आपको ये एब्डोमिनल पेन वाला फैक्टर साथ इंक्लूड होता है तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, वो अलहदा बात है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए। इसके साथ साथ जब आपको ये एब्डोमिनल पेन वाला सिम्टम आ रहा है तो इसके साथ साथ आपकी जो फॉर्म है स्टूल की वो भी चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सख्त हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ वाटरी स्टूल्स आएँ, तो तब हम कहते हैं कि आपको IBS है। तो रोम 3 क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि 3 दिन हर महीने पिछले 3 महीनों में, इसके साथ साथ या फिर आपकी इसके साथ जब ये सिम्टम आए तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए स्टूल पासिंग की, और आपकी जो फॉर्म है, अपीयरेंस है स्टूल की, वो भी चेंज हो जाए, और ये जो पेन है वो इम्प्रूव कर जाए डिफिकेशन के साथ। रोम 4 क्राइटेरिया थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को चेंज करता है। वो कहता है कि 1 दिन हर हफ्ते में पिछले 3 महीनों। पहले हमें क्या था रोम 3 क्राइटेरिया में कि 3 दिन पर महीने, लेकिन जो रोम 4 क्राइटेरिया है इट सेज दैट एब्डोमिनल पेन ऑन एवरेज एट लीस्ट 1 डे पर वीक इन द लास्ट 3 मंथ एसोसिएटेड विद द सेम फैक्टर्स। अब ये रिलेटेड टू डेफिकेशन हो सकती है, इंप्रूव कर सकती है, वर्सन हो सकती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगी एब्डोमिनल पेन के साथ, चेंज इन अपीयरेंस ऑफ स्टूल, जैसा कि हमने रोम 3 क्राइटेरिया में भी देखा। यानी हर हफ्ते एक दिन ऐसा गुजरे जिसके अंदर आपको एब्डोमिनल पेन हो, और ये कब तक हो रहा हो, पिछले 3 महीनों से ये हो रहा हो, और इसके साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाए, अपीयरेंस भी डिस्टर्ब हो जाए, और पखाना पास करने के साथ ये चेंजेस हैं ये एसोसिएटेड हों। तो ये रोम 4 क्राइटेरिया है। रोम 3 काफ़ी सक्सेसफुल क्राइटेरिया है और बहुत सी न्यूट्रिशन की बुक्स के अंदर इसको मेंशन भी किया गया है। तो ये क्रूड सा मेथड है जिसको डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि कोई टेस्ट के ऊपर ये बीमारी ऐसा नहीं आ रही होती, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो ये जो रोम क्राइटेरियाज हैं ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं। सो मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट में IBS की या फिर कोई भी ऐसा फंक्शनल डिसऑर्डर है, उसमें होता है कि एक पेशेंट और जो क्लिनिशियन का रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो बातें आप बता रहे हैं आपके क्लिनिशियन को, वो उसको सुने, वैलिडेट करे कि जो पेशेंट मेरा जो बातें बता रहा है वो ठीक हैं। जैसा हमने बात की, सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं और पेशेंट्स को एजुकेट किया जाना चाहिए कि उनकी जो कंडीशन है वो लाइफ सेटिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसको आपको ज़िंदगी भर साथ लेकर चलना पड़े और एक स्ट्रगल हो, लेकिन इसको बहुत तरीके से मैनेज किया जा सकता है। क्लिनिशियन एक अपने पेशेंट को ऐसे हेल्प कर सकता है कि जो सिम्टम्स और फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स वो सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहे हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करने में जो अपना पेशेंट है उसकी हेल्प करें। और क्लिनिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पेशेंट को समझाएं कि कोई एक सिंगल ऐसी थेरेपी नहीं है, कोई ऐसी सिंगल मेडिसिन नहीं है जो कि IBS को ठीक करने में यूज़फुल हो सकती है। हो सकता है विद टाइम हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़े या हमें एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े क्या चीज़ें पेशेंट के लिए वर्क कर सकती हैं। इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही सही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस रिडक्शन, रिलैक्सेशन और जो न्यूट्रिशन है, डाइट मॉडिफिकेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, जो ड्रग थेरेपी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर होता है कि जो उसकी मोटिलिटी को ठीक करने में या विसरल हाइपरसेंसिटिविटी को ठीक करने में या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को मैनेज करने में। सो वैलिडेशन, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी मैनेजमेंट के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि हेल्दी क्लिनिशियन और पेशेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके साथ साथ आप अपने पेशेंट को रीअश्योर करें। अब कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ये बस पॉइंट्स उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत मेडिसिन के साथ जिनका कोई ताल्लुक़ है, जब वो लोग जो कि IBS का शिकार हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो ये तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके मसल्स होते हैं, हर जगह मसल्स हैं, इसी तरह आपके GIT ट्रैक्ट में भी मसल्स हैं। सो जो क्रैम्पिंग हो रही है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मोटिलिटी ज़्यादा हुई हुई है, सो उसके लिए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। एंटी डायरियल मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल IBS-D का कोई पेशेंट है तो ऐसी मेडिकेशन जो कि डायरिया को ठीक करें, यानी जो मोटिलिटी को डिक्रीज़ करें, क्योंकि डायरिया के अंदर मोटिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तो हमें ऐसी चीज़ें देनी है जो कि मोटिलिटी को डिक्रीज़ करें और जो फ्रीक्वेंसी है बावल मूवमेंट्स को वो भी डिक्रीज़ करें
और जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है उसको भी मेंटेन करके रखें। लैक्सेटिव्स, IBS-C कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल अगर गट फ्लोरा, जैसे हमने कॉज के अंदर बात की थी ना कि तमाम फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गट फ्लोरा एबनॉर्मल हुआ है, ज़्यादा हो गया है, तो जैसे मैंने बताया था कि गट फ्लोरा में बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। सो लो डोज एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि हमने बात की थी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अगर पेन है, डायरिया के साथ प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, सो हम लो डोज में एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं ताकि जो इमोशनल स्ट्रेस का फैक्टर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का फैक्टर है, वो ठीक किया जा सके। सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वाला देखें डिजीज़ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ मेडिसिन और न्यूट्रिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट के लिए एंटीस्पेज़मोडिक्स दिए जाते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, SSRIs दिए जाते हैं, सेरोटोनिन जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी दिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिसेप्टर टाइप कौन सी है, उस लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर हम सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर्स हैं उनके एंटागोनिस्ट देते हैं, अगर वो रिसेप्टर 4 है तो एगोनिस्ट देते हैं। तो ये एब्डोमिनल पेन की मैनेजमेंट है। कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स दिए जा सकते हैं, फाइबर सप्लीमेंट्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव्स, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, लुबिप्रोस्टोन वगैरह दिया जा सकता है, डाइफिनॉक्सिलेट, एट्रोपिन वगैरह जो कि एंटी डायरियल एजेंट्स है। ये डायरिया के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम लैक्सेटिव्स देते हैं, फाइबर सप्लीमेंट्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, लैक्सेटिव्स इटसेल्फ दे सकते हैं, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स जैसे कि लुबिप्रोस्टोन वगैरह भी दिया जाता है। डायरिया के अंदर डेफिनेटली हम एंटी डायरियल देंगे, फॉर एग्जांपल लोप्रामाइड दिया जाता है, डाइफिनॉक्सिलेट दिया जाता है। अगर आपको गट फ्लोरा ज़्यादा हो गया है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। और कुछ ओवरऑल जो बीइंग के लिए हम कर सकते हैं, एक ग्लोबल सिम्टम्स हैं, वेल बीइंग के लिए हम देख सकते हैं, प्रीबायोटिक्स दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज़ की जा सकती हैं, मेडिटेशन कहा जा सकता है, पेपरमिंट ऑयल वगैरह। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल जो वेल बीइंग ऑफ पेशेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये ज़रूर सुन के जाना है, वो लोग जो IBS का शिकार हैं। सो जो IBS के लिए हम स्पेसिफिक डाइट रिकमेंड करते हैं उसको हम कहते हैं फूड मैप्स। अब रिसर्च ये कहती है कि जो डाइट लो इन फूड मैप्स है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव इन थेरेपी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ IBS। अब ये जो फूड मैप्स है ये इनको हम कहते हैं फर्मेंटेबल ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड पोलियोल्स, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो टर्म थी ये ऑस्ट्रेलियन कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये बात की थी कि जो फूड जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं अगर इनको लिमिट किया जाए तो जो IBS के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि ये जो फूड्स हैं ये जो सिम्टम्स को वर्सन करते हैं। सो अब फूड मैप ही क्यों, क्या करते हैं? जो फूड मैप्स का ग्रुप है जिसके अंदर ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, पोलियोल्स, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत पोरली अब्जॉर्ब होते हैं और जो वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होता है उसे फर्मेंट कर देता है कोलॉन के अंदर और वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है नंबर 1 और ऑस्मोटिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि IBS के जो सिम्टम्स होते हैं गैस डायरिया वाले उसको वर्सन कर देते हैं। तो ये स्लाइड भी पिछले से रिलेटेड ही है, हमने ये बात कर ली ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स वाली। तो अब लो फूड मैप डाइट क्या करती है कि वो फूड जिसके अंदर लैक्टोस होता है, फ्रुक्टोस होता है, फ्रुक्टोलिगोसेकेराइड्स होते हैं, फ्रुक्टैंस होते हैं, गैलेक्टोलिगोसेकेराइड्स होते हैं, गैलेक्टेंस होते हैं, पोलियोल, शुगर अल्कोहल, सॉर्बिटोल, मैनिटोल, जाइलिटोल, आइसोमाल्टेज, माल्टीटोल, तमाम ये जो चीज़ें हैं शुगर अल्कोहल्स होती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह आ जाता है, डाइसेकेराइड्स के अंदर सुक्रोज वगैरह आ जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिकली ग्रुप है। तो जैसे हमने पहले बात की थी, ये जो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फर्मेंटेशन हो जाती है, गैस प्रोड्यूस करते हैं और पेन के सिम्टम्स आपको कॉज करवा रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तमाम चीज़ें तो कार्बोहाइड्रेट का तमाम ग्रुप तो वैसे कट हो गया, तो हमने इसमें खाना क्या है फिर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। जैसे हमने पहले बात की कि फ्रुक्टोस, मोनोसेकेराइड का फूड मैप्स की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स के अंदर फ्रुक्टोस है, एक्सेस फ्रुक्टोस को हमने अवॉइड करना है। कैसे होता है, किस में होता है? फ्रूट, एप्पल, मैंगो, नाशपाती जिसे हम पियर कहते हैं, इसी तरह कैंड जूसेस के अंदर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फ्रुक्टोस काफ़ी होता है, कॉर्न सिरप्स के अंदर होता है। इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट वगैरह के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर, ड्राइड फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोस हो सकता है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। लैक्टोस के अंदर मिल्क चीज़ के अंदर, गोट शीप मिल्क के अंदर होता है, आइसक्रीम, योगर्ट, चीज़,
इनके अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ क्रीम के अंदर होता है, क्रीम के अंदर और चीज़ के अंदर, रिकोटा चीज़ के अंदर होता है, कॉटेज चीज़ के अंदर होता है। फ्रुक्टैन किस चीज़ में होते हैं, एस्पैरागस के अंदर होते हैं, ब्रोकली के अंदर होते हैं, कैबेज के अंदर होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर मेंशन की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीरियल्स के अंदर फ्रुक्टैन ज़रूर अवेलेबल होते हैं। फ्रूट के अंदर, एप्पल के अंदर होते हैं, ब्रेड के अंदर होते हैं। ग्लैक्टैंस किस में होता है, दालों के अंदर होते हैं, बीन्स के अंदर होते हैं, बेक बीन्स के अंदर होते हैं। पोलियोल्स एप्पल के अंदर होते हैं, एप्रिकॉट के अंदर होते हैं, एवोकाडो के अंदर होते हैं, लीची के अंदर होते हैं, वाटरमेलन के अंदर होते हैं। एक पॉइंट जो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें आपको IBS नहीं करवा रही होती। ये हम डिटेल में थोड़ा सा जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम देखते हैं। हो सकता है कोई एक कंपोनेंट ऐसा हो जो कि आपको IBS के सिम्टम कॉज करा रहा हो, तो फिर हम उसको जो है वो सेपरेट कर लेते हैं विद टाइम। लेकिन जर्नली एक ऐसी डाइट हम पहले जर्नल डाइट देते हैं, उसको फिर हम जो है फनल कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, कौन सी चीज़ें हम इंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट के अंदर बनाना, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप फ्रूट, कीवी, लेमन, लाइम, ऑरेंज, तमाम चीज़ें जो हैं ये हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्वीटनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके अंदर फ्रुक्टोज ना हो। सुक्रोज बेस्ड, ग्लूकोज बेस्ड आप स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी के सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हनी में फ्रुक्टोज होता है। गोल्डन सिरप हो सकता है, मैपल सिरप हो सकता है। वेजिटेबल्स के अंदर आप कैरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बैम्बू शूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो पाकिस्तानी इंडियन पॉपुलेशन को थोड़ी सी रीच में भी होते हैं। पोटैटो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनच इस्तेमाल किए जा सकते हैं, टोमेटो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ज़ुकीनी इस्तेमाल की जा सकती है। स्टार्च के अंदर आप ग्लूटेन फ्री ब्रेड की तरफ जा सकते हैं। राइस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ओट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डेयरी के अंदर लैक्टोज फ्री मिल्क इस्तेमाल किया जा सकता है, ओट मिल्क इस्तेमाल किया जा सकता है, सोया मिल्क इस्तेमाल किया जा सकता है। चीज़ेज़ के अंदर हार्ड चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। योगर्ट के अंदर लैक्टोज फ्री आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम के अंदर भी आप जो सब्स्टिट्यूट है वो ढूंढ सकते हैं। बटर की जगह आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल थोड़ा सा जर्नल व्यू था कि कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, कौन सी इंजॉय करनी है। इसके इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर सुन के जाइएगा, जो इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई कर लेंगे। अब कोई कट ऑफ वैल्यू हमारे पास नहीं है जो कि फूड मैप्स के लिए हमने डिफ़ाइन की हो। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। पेशेंट हो सकता है थोड़ी अमाउंट के अंदर ये तमाम ग्रुप्स को टॉलरेट कर जाएं, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तो उनको सिम्टम्स अपीयर हो जाएं। तो एक हिट एंड ट्रायल बेस होता है, लोगों को पता लग जाता है कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप तमाम जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो फूड हैं जिनके अंदर फूड में आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसको पहले कट करें। अगर आपके सिम्टम्स फिर भी इम्प्रूव नहीं करते तो फिर आप तमाम फूड मैप का जो ग्रुप्स है उसको 6 से 8 हफ्ते के लिए निकाल दें और फिर क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके आएँ फूड मैप्स वाली अपनी डाइट के अंदर और देखिए उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप जब इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर वो आपकी तबीयत ख़राब करती है, उस चीज़ को फिर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल अब फ्रुक्टोज कंटेनिंग फूड होते हैं, उसके साथ आप ग्लूकोज का कोई सोर्स है वो आप ले सकते हैं। फ्रुक्टैंस और ग्लैक्टैंस का जो ग्रुप है इसको आपने अवॉइड करना है। इसी तरह लैक्टोज वाला ग्रुप है उसको अवॉइड करना है। पोलियोल वाला ग्रुप्स है, तो इसको आपने यही देखना है कि आपने खुद जज करना है कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपके सिम्टम्स को वर्स कर रहा है। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 6 से 8 हफ्ते तमाम फूड में आपके जो हाई फूड में आप ग्रुप्स हैं उनको अवॉइड करें। अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव कर गए हैं 6 से 8 हफ्ते के बाद, देन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रीइंट्रोड्यूस करवाएं अपनी डाइट के अंदर और वहाँ से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं फूड मैप्स के। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं फूड मैप्स को जब आप अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फोलेट विटामिन B9 की हो सकती है, थायमीन की हो सकती है, विटामिन B6 की जो कि ब्रेड्स एंड सीरियल्स के अंदर होते हैं, कैल्शियम विटामिन D जो कि डेयरी आप जब छोड़ते हैं उस वजह से होती हैं, तो आपको ये डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो जब आप ये वाली फूड मैप डाइट कर रहे हो तो आपको नेसेसरी हो जाता है कि आप अंडर गाइडेंस करें और जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है या क्लिनिशियन है वो आपको साथ नेसेसरी सप्लीमेंटेशन भी साथ करवाए। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर गोल होता है वो ये होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो हम एलिमिनेट करें, एक ऐसी डाइट क्रिएट करें जो कि फूड मैप्स जो कि हमने ग्रुप्स छोड़े थे उनको एक मॉडरेट या टॉलरेबल इनटेक लेवल पर रखें, यानी हम उनको भी खाएं लेकिन हमें पता हो कि वो इनटेक लेवल क्या है और वो ग्रुप जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है उसको हम निकाल दें और इस तरह हम एक लॉन्ग लाइफ जो एक टॉलरेबल तरीके से चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक आ गया है तो अब इसको मैनेज करना अब हमारे ऊपर है। तो ये तमाम चीज़ें थी, हमने आज IBS को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल मैनेजमेंट,
फैक्टर्स, टाइप्स, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछा करें आप। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको IBS का प्रॉब्लम है। मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है तो अब मेरा ख्याल बस करनी चाहिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।